राजपूत कौन है? राजपूत वो हैं जिनके बच्चों ने लोरियां तलवार की झनकारों में ही सुनी। राजपूत वो हैं जिनके बच्चों ने मसे भीगने से पहले मौत को गले लगा लिया। राजपूत वो हैं जो पिता की एक बात पर भीष्म हो गए। राजपूत वो हैं जिन्होंने दोस्ती भी की तो तलवारों से। राजपूत वो हैं जो सोए भी तो घोड़ों की पीठ पर। राजपूत वो हैं जिन्होंने अपने खेतों में पानी से ज्यादा लहू सींचा। राजपूत वो हैं जिन्होंने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए अपने शरीर के मांस के टुकड़े काट के गिद्धों को खिलाया। राजपूत वो हैं जिनकी स्त्रियों ने आन की खातिर आग की चुंदड़ियां ओढ़ ली। राजपूत वो हैं जिनकी स्त्रियां अपनी निशानी के तौर पर युद्ध पर जाते पति को अपना मस्तक दे देती है। राजपूत वो हैं जिनकी स्त्रियां युद्ध में हार कर लौटने की आशंका मात्र से भी अपने पति के लिए गढ़ के दरवाजे नहीं खोलती। राजपूत वो हैं जिनकी स्त्रियां पति की मौत से ज्यादा उनकी हार से डरती हैं। राजपूत ऐसी स्त्रियों के जाए हैं जो पैदा भी करती हैं तो वीर गति के लिए। बात चाहे वचन की हो या आन की, हठ की हो या प्रण की, त्याग की हो या बलिदान की, यह सब इन्हीं से शुरू होकर इन्हीं पर खत्म होते हैं, क्योंकि ये राजपूत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव चौहान और आज की इस वीडियो में हम राजपूतों के ओरिजिन से रिलेटेड जो भी अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं उन्हें देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते वक्त हमने काफी सारी डायनेस्टीज और किंग्स को देखा है, जैसे कि हर्यंक डायनेस्टी के अजातशत्रु, नंद डायनेस्टी के धनानंद, मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग, चोल डायनेस्टी के राजराज चोल और राजेंद्र चोल, गुप्त डायनेस्टी के चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। लेकिन इतनी सारी डायनेस्टीज के बीच एक भी राजपूत डायनेस्टी नहीं है। और इसके आगे जब हम मिडीवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो राजपूतों द्वारा किए गए बलिदान और वीरता के किस्सों से भरी हुई है। तो ऐसे में मन में यह सवाल आता है कि अचानक ये क्षत्रियों की कौम, जो कि साहस और आन बान शान में अद्वितीय है, वो आई कहां से? दरअसल हिस्ट्री में राजपूत शब्द के आने से पहले राजपूतों को क्षत्रिय कह के संबोधित किया गया है और क्षत्रियों का पहली बार वर्णन ऋग्वेद के 10वें और आखिरी मंडल पुरुषुक्त मंडल में किया गया है। इसके बाद जब पुष्यभूति डायनेस्टी के राजा हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखते हैं तो वहां पर अच्छी खासी डिसेंट्रलाइजेशन थी। राजा हर्षवर्धन के अंडर खूब सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। बेसिकली उन्होंने अपने पूरे किंगडम को छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर रखा था, जिन्हें अलग अलग सामंत संभाला करते थे। ये सामंत अपने राजा को अपने पिता समान माना करते थे और इसीलिए अपने आप को राजपुत्र कहा करते थे। अब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये सामंत अपने आप को ओरिजिनल किंगडम से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं और समय के साथ साथ ये राजपुत्र शब्द राजपूत में बदल गया। अब 7th सेंचुरी एडी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 12th सेंचुरी एडी तक राजपुत्रों का ही राज रहा। इसलिए इस पूरे काल को 7th सेंचुरी एडी से 12th सेंचुरी एडी तक के टाइम पीरियड को हम राजपूत काल कहते हैं। अब राजपूतों के ओरिजिन पर अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपनी अलग अलग राय दी है। अग्निकुंड सिद्धांत, ये सिद्धांत कवि चंद बरदाई जी ने अपनी किताब पृथ्वीराज रासों में दिया है। इसके अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ यज्ञ किया करते थे। यहां पर अक्सर राक्षस आके उनके यज्ञ में विघ्न डाल दिया करते थे, तो उनसे परेशान होकर ऋषि वशिष्ठ एक महायज्ञ करते हैं, जिससे 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई: प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और यहां से राजपूत वंश की शुरुआत होती है। अब अगर हम सिर्फ इसके शब्दार्थ पर ही ध्यान दें तो ये हमारे पूर्वजों द्वारा लिखे गए महाकाव्यों का अपमान होगा। इसका असली अर्थ समझने के लिए हमें इसके शब्दार्थ के बजाय इसके भावार्थ पर ध्यान देना होगा। दरअसल राजस्थानी कवियों की खास बात यह है कि उनका पसंदीदा अलंकार है अतिशोक्ति अलंकार,
जिसमें बातों को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर चंद बरदाई जी ने उस वक्त की घटनाओं को एक काव्यात्मक तरीके से पेश किया है। एक समय ऐसा था जब विदेशी आक्रांताओं द्वारा काफी हमले हो रहे थे। वो लोग मंदिरों को लूट लिया करते थे, मूर्तियों को तोड़ दिया करते थे, गायों को मारकर खा जाया करते थे और यज्ञों में विघ्न डाल दिया करते थे। ऐसे में जब आम लोगों का मनोबल काफी टूट चुका था तो एक यज्ञ करवाया गया होगा, जिसमें 4 योद्धाओं को बुलाकर उन्हें मातृभूमि की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया होगा उन विदेशी आक्रांताओं से। और इसी बात को मेटाफोरिकली महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में एक अलग सुंदरता के साथ पेश किया गया है। द ब्राह्मण एंसेस्ट्री, ये थ्योरी गोपीनाथ शर्मा जी द्वारा दी गई है। इन्होंने राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित बिजोलिया शिलालेख का हवाला देते हुए ये थ्योरी दी है। इनके अकॉर्डिंग उस समय के जो सोशल डायनेमिक्स थे और ट्रेडिशनल क्षत्रिय क्लास में जो डाउनफॉल हो रहा था, उसको देखते हुए उस वक्त के ब्राह्मणों ने क्षत्रिय बनना जरूरी समझा। ऐसे में जो ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए वो राजपूत कहलाए जाने लगे। दी सूर्यवंशी, ये थ्योरी दशरथ शर्मा जी द्वारा दी गई है। राजपूतों की कुछ 36 शाखाएं हैं जो कि 3 कुलों में बटी हुई है: सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यदुवंशी। इस थ्योरी में राजपूतों को सूर्यदेव का वंशज बताया गया है। सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु पूरी मानव जाति के प्रणेता हैं। इनके बेटे इक्ष्वाकु ने इक्ष्वाकु डायनेस्टी की स्थापना की, जिसमें काफी सारे महान राजाओं का जन्म हुआ, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, राजा दिलीप, राजा भागीरथ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। इसी इक्ष्वाकु डायनेस्टी में आगे जाके सूर्यवंशी राजपूतों का भी जन्म हुआ। दी वैदिक आर्यन, ये थ्योरी CV वैद्य जी द्वारा दी गई है। इस थ्योरी में राजपूतों की एंसेस्ट्री को आर्यन से जोड़ा गया है। आर्यंस जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है, जो कि 1500 BC से 1000 BC तक के समाज को दर्शाता है। इस अर्ली वैदिक एरा में जो आर्य क्षत्रिय हुआ करते थे, राजपूतों को उन्हीं का डायरेक्ट डिसेंडेंट बताया गया है इस थ्योरी में। द फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, ये थ्योरी फेमस हिस्टोरियन कर्नल जेम्स टॉड द्वारा दी गई है। इसके अकॉर्डिंग राजपूत सेंट्रल एशियन ट्राइब्स और फॉरेन इन्वेडर्स जैसे कि शक, हूण और कुषाणों के डिसेंडेंट्स हैं। इसके प्रूफ में कर्नल टॉड ने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताई हैं जो कि सेंट्रल एशियन ट्राइब्स और राजपूतों में कॉमन थी, जैसे कि सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, शस्त्रों का पूजन, सूर्यदेव का पूजन और मदिरा पान। लेकिन इसके अगेंस्ट राजस्थान के महान इतिहासकार डॉक्टर ओझा ने अपने ओपिनियन सामने रखे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे तर्कों से कर्नल टॉड द्वारा दिए गए एक एक प्रमाण को खारिज किया है। सबसे पहले सती प्रथा को भारत की ओरिजिनल प्रैक्टिस बताने के लिए उन्होंने महाभारत में हुए एक इंसिडेंट का एग्जाम्पल दिया। महाभारत में राजा पांडु, जो कि पांडवों के पिता थे, उनकी 2 रानियां थी, रानी कुंती और रानी माद्री। राजा पांडु के देहांत के बाद उनकी दूसरी रानी माद्री के सती हो जाने का महाभारत में उल्लेख है। तो जिस परंपरा का महाभारत जैसे पौराणिक महाकाव्य में उल्लेख है, उसके किसी दूसरे नॉन इंडियन कल्चर से कॉपीड होने की कोई भी संभावना नहीं रहती। इसके बाद बात आती है अश्वमेध यज्ञ की। इस रिचुअल का उल्लेख ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के उत्तरकांड में किया गया है। और यह कहानी हम सब ने सुनी है, जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ करके अपने घोड़े को खुला छोड़ देते हैं और उसे लव कुश द्वारा पकड़ लिया जाता है। और रामायण जैसे प्राचीनतम महाकाव्य में जिस रिचुअल का उल्लेख किया गया है, उसके भी किसी और कल्चर से कॉपीड होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसके बाद जो बात करी जाती है शस्त्र पूजन की, तो वो तो आज भी किए जाते हैं, ठीक रामचंद्र जी के समय से। जिस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था, उस दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है।
और उसी समय से हर विजयदशमी के दिन पूरे भारत में अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। जो राजपूत अपनी तलवारों पर तिलक लगाया करते हैं, उन्हें शक और हून से शस्त्र पूजन सीखने की क्या जरूरत है। सूर्यदेव के संदर्भ में भी हम पहले ही देख चुके हैं कि पूरी मानव जाति ही उनकी संतान मानी गई है और सूर्यदेव की पूजा करना भी भारत की एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। इसकी सीख हमें किसी और कल्चर से लेने की क्या ही जरूरत है। और फाइनली बात आती है मदिरापान पे। मदिरापान, वो भी राजपूतों को ये सिखाएंगे। इस पर तो सुनकर ही हंसी आती है, क्या ही एक्सप्लेनेशन दिया जाए इसका। इसी प्रकार राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज के बारे में और जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें।